नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी, इसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 3 है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n स्क्वायर 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात यशमन क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर n पदों का योग दिया हुआ है, अर्थात हमारे पास Sn दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन में Sn बराबर हमारे पास दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपको यहाँ से n माइनस 1 निकालना पड़ेगा, अर्थात n की जगह पे n माइनस 1 रखो। तो 4n की जगह पे आप n माइनस 1 रखो, माइनस यहाँ पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस इसका स्क्वायर कर दो तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2n, ये माइनस भी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4n। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 4 8n हो जाएगा, है ना, 4 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4n के हिसाब से आया। पहली बात तो यहाँ पर ये 4n नहीं होगा, बल्कि ये कितना होगा, ये 2n ही होगा। और यहाँ पर ये 4 और 2 मिलकर के 6n हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना होता है 6n। तो यहाँ से हमारे पास 6n हो जाएगा और ये माइनस का n स्क्वायर ही रहेगा और माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। बोलिए माइनस का 5 हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से हमारे पास आ गया Sn माइनस 1। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, an। तो आपको an बराबर फार्मूला पता होना चाहिए, Sn माइनस Sn माइनस 1 भी होता है। तो an निकालने के लिए हमने ये काम किया है। तो Sn तो हमारे पास दिया था 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस Sn माइनस 1 कितना निकाला हमने, तो ब्रैकेट करके लिख देते हैं 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको, तो 4n हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस n स्क्वायर और प्लस का 5। अब देखो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 6 और 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2n। कितना बचेगा, माइनस का 2n और ये 5 बचेगा, तो 5 माइनस 2n आ जाएगा। तो जब आपके पास an बराबर आ गया, आपके पास जब an निकल आया कितना, 5 माइनस 2n, तो उसने पूछा था प्रश्न में पहला पद यानी S1 ज्ञात करना है। तो S1 मतलब क्या होगा, प्रथम पद ही होता है। तो यहाँ से A1 पहला पद मतलब कि A1, तो A क्या होता है, मतलब A1 मतलब n की जगह 1 रखा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणते n बराबर 1। तो 5 माइनस 2 1 कम 2, तो अर्थात 3। हमारे पास A1 बराबर आ गया 3। फिर उसके बाद उसने और क्या पूछा था, A1 के बाद उसने पूछा है प्रथम दो पदों का योग, अर्थात A2 भी निकालना पड़ेगा। तो A2 निकालने का मतलब ये हुआ बच्चों, A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A की जगह n की जगह पे 2 रखा, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 इंटू n बराबर 2 रख दो। तो 5 माइनस 2 दूनी 4 अर्थात 1 आ जाएगा। तो A1 और A2 भी हमें पता चल गया ये। तो उसने पूछा था A2 कितना होगा। फिर उसने पूछा था कि प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो प्रथम दो पदों का योग, तो यहाँ पे लिखो दो पदों का योग, दो प्रथम यहाँ पे लिख देना फर्स्ट दो पदों का योग। तो प्रथम दो पद कौन कौन से हैं, तो पहला पद 3 था, दूसरा पद 1 है, अर्थात 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे उसने पूछा था कि दूसरा पद क्या है, हमने निकाल दिया। दूसरा पद कितना आया था, 1 आया था। उसके बाद इसी प्रकार तीसरा और 10वां पद निकालो, यनवा तो निकाल दिया हमने ना, यनवा a प्लस n माइनस इंटू डी। यहाँ पर तीसरा और 10वां निकालना। तो देखो तीसरा पद निकालना है, अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो a3 लिखेंगे, और a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। तो a कितना है हमारे पास 3 है, प्लस 2 इंटू डी कितना हो जाएगा, d यानी a2 माइनस 7 करोगे तो कितना होगा, d आप निकालना चाहते हो तो d कितना होगा, a2 माइनस a1 करता है, तो a2 हमारे पास है 1 माइनस a1 है 3, तो मतलब माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो a3 भी हमने निकाल लिया। देख लीजिए आपने, a3 हमने निकाल लिया या नहीं निकाल लिया। जब हमारे पास a3 भी आ गया
तो उसके बाद प्रश्न में और क्या पूछा था, 10वां पद निकालो। तो 10वां पद भी आप निकाल सकते हो। 10वां पद का मतलब क्या होता है, A10। A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D। तो A हमारे पास दिया था 3, है ना, और उसके बाद 9 इंटू डी हमने निकाला था माइनस का 1। कितना आया था, माइनस का 2 आया था, माइनस का 2 है। तो यहाँ पर ये 2 कर दो इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 9 दूनी 18, माइनस का 18 घटा दो तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 9 दूनी 18, 18 घटाओगे माइनस 15, ठीक है। तो 10वां पद माइनस 15 हो जाएगा। हमने डी निकाला, माइनस 2 आया। पहला और दूसरा पद 3 और 1 आया, दोनों पदों का योग 3 और 1 4 हो गया, और तीसरा पद भी निकाल दिया। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। जो जो पूछा था हमने सारा कुछ निकाल दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे रक्त बहा श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज हैं, हार को हमें कतई स्वीकार नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आ जाएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। तो 12 नंबर पे पहला 6 से विभाज्य कौन सा होगा, 6। दूसरा कौन सा होगा, 12। फिर 6 3 18, डाट 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 डाट, कहां तक जाना नहीं पता। तो यहाँ से हमें ए तो मिल गया ना, ए बराबर 6, और डी भी कितना होगा, 12 माइनस 6 अर्थात 6 6 का डिफरेंस है 6 आएगा। और कितने पदों का कह रहा था, तो कह रहा था 40 धन पूर्णांकों का। प्रथम 40 धन, तो यानी n बराबर 40 दिया हुआ है। तो हमें चाहिए क्या, 40 धन पूर्णांकों का योग, अर्थात हमें S40 निकालना है। क्या निकालना है इस प्रश्न में, S40 निकालना है। तो आइए S40 मतलब क्या होता है, Sn बराबर आप जानते हो ना कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Sn मतलब निकालना है S40 का। यहाँ पर n बराबर 40 रख दो, अपान 2 कर दो, ब्रैकेट में 2 इंटू a मतलब कितना है, a देखो a हमारे पास 6 दिया हुआ है, प्लस n कितना है 40, तो 40, 40 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी 6 दिया हुआ है। तो आपके पास आ जाएगा 20 यहाँ से, तो ये 20 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 6 दूनी 12 और प्लस का 39 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में हो जाएगा 12 प्लस 6 9 6 नहीं का 54 होता है, 5 हाथ से 6 3 18 19 20 21 22 23 कितना होगा। अब इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 4 2 6 होता है, 4 2 6 3 1 4 होता है, और साथ में 2 होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना आ जाएगा, 0 तो रहेगा ही, 2 छंगे 12 होता है, 2 4 को 8 1 9 होता है, 2 दूनी 4, 4920 आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 4920 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। ऐसे ही मोटिवेट करता रहूंगा तुमको। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे चलते हैं। 13 पे क्या कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, अर्थात 8 के 15 गुणज निकालना है। तो पहला गुणज क्या होगा, 8 का 8 ही होगा, दूसरा 16, 8 3 24, डाट 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 15, यानी कि लास्ट वाला 15 8 120 हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट वाला 15वां, तो 15 8 120 होगा ना ये। तो हमें प्रश्न में ये कहा गया है कि पहला टर्म तो हमें पता हो गया डी, और डी जो है 8 का 8 का अंतर में जाएगा, और उसके बाद हमें एल क्या दिया, एल भी दिया है, एल हमारे पास 120 दिया हुआ है, अंतिम पद पता है ना। और कितने पद हैं, तो एन बराबर भी दिया है 15 गुणजों का निकालना है ये। तो हमें एस एन बराबर क्या निकालना है, फार्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इस बार एल पता है। तो जब एल पता होता है बच्चा, तो हम इस फार्मूले को बहुत ही सावधानी के साथ लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर अर्थात एस एन, एन कितने पद हैं, 15 पद, 15 पद का निकालेंगे तो 15/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में a हमारे पास दिया है 8 और प्लस एल इक्वल टू दिया है 120, राइट, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 और इंटू 128 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ दिए तो 2 से काट दो, तो 2 छंगे 12 होता है, 2 चौके 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 15 चौके 60 होता है, 15 छक्का 90, 90 6 96, तो 960 जो होता है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चले अगले प्रश्न पे चले। कभी मायूस मत होना जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त नया मोड़ ले सकती है।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 की विषम संख्याएं, तो 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या 1, अगली 3, फिर 5, फिर 7, डाट 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 कितनी, लास्ट वाली क्या होगी? 49 ही तो होगी, क्योंकि 49 ही टर्म तो जाएगी ना, क्योंकि 0 और 50 के बीच का मतलब क्या हुआ कि 0 और 50 के बीच अगर हम निकाल रहे हैं तो 0 और 50 के बीच कितनी मिल पाएंगी? तो 0 और 50 के बीच आपको ध्यान रखना है, 0 और 50 के बीच लास्ट वाली जो संख्या होगी 50 से 1 कम 49, जो कि क्या होगी? एक हमारी संख्या क्या होगी? एक लास्ट वाली संख्या होगी। तब बताओ a बराबर कितना मिल गया? 1 मिल गया। d बराबर कितना है? 3 माइनस 1 कर दो, मतलब कि 2 मिल गया। और l बराबर आपको पता ही लास्ट टर्म 49। तो हमें क्या पूछा? इतने पदों का योग, तो अर्थात इसके बीच की संख्या नहीं पता है कितने पद होंगे, तो इसके पद कितने होंगे? 25। चल निकाल लेते हैं पहले। l बराबर आप जानते ही हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यल आपके पास दिया है 49 इक्वल टू a है आपके पास 1 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी पता है आपको 2। ठीक है, तो 1 इधर आएगा तो 49 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो घटा दोगे तो 48 और अपान में 2 बराबर n माइनस 1, तो 2 से काट दो ये 24 हो जाएगा। और तो 24 और ये एक इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू n। तो n बराबर 24 है और एक 25, अर्थात हमने n बराबर निकाल लिया 25। n की वैल्यू हमारे पास 25 आ चुकी है, तो हमें निकालना है s25। तो sn बराबर आप जानते हो कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल होता है, क्योंकि हमारे पास यल दिया है तो हम यही फार्मूला लगा देते हैं। तो sn मतलब कि कितने पद का निकालना है? 25 पद है तो 25 का ही निकलेगा, तो यहाँ पर भी 25 अपान 2 कर देंगे। ब्रैकेट में a दिया है हमारे पास 1 और यल पता है 49, तो यहाँ से हो जाएगा 25 इंटू 25/2 इंटू 49 से 50। 25 से काट दो इसको 25 25 आम कितना होता है? 625। ये जो हो जाएगा 25 पदों का, जो इसके बीच 25 विषम संख्याएं आएंगी 0 से और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में, उन सभी का योग 625 होगा। एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कभी भी अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए ना कि इनके बीच की विषम संख्या 0 से इतने के बीच, तो उनके बीच ये पता कर लो, जैसे 0 से लेकर 49 के बीच पूछा ना, तो 0 से 49 के बीच ये पता कर लो कि उसके बीच में कितनी संख्याएं हैं विषम। तो हमने पता किया 25, तो जितने भी हो ना उसका 25 जितना भी आए उसका स्क्वायर कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 625। मान के चलो अगर मैं कह दूं कि आपको 0 से लेकर के 10 के बीच बताना है विषम संख्याओं का योग, तो पहली संख्या क्या होगी? 1, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यही होंगी। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, तो 5 के स्क्वायर कर दो, 5 5 25, अर्थात इनका सम 25 होगा। चाहे देख लो 3 4 और 5 4 9 9 7 16 16 9 25। ठीक है ना, इस तरह आपको याद रखना। कोई भी इनके बीच संख्या है गिन लो, उसका स्क्वायर कर दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, अब 15 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर देखो क्या कह रहा है। 15 नंबर पे ये कह रहा है कि एक निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब पूरा करने के लिए, अगर कोई विलंब कार्य पूरा करता है, विलंब यहाँ पर लिखा ना, विलंब कार्य पूरा करता है, तो उसके लिए जुर्माना लगने का प्रावधान कुछ इस प्रकार से है कि पहले दिन 200 रुपया, अगले दिन क्या हो जाएगा 250 रुपया, हर तीसरे दिन 300 रुपया। तुमने क्या देखा, अगर कोई जो है लेट से आ रहा है, विलंब से आ रहा है, तो पहले दिन अगर नहीं आया तो ठीक है 200 रुपए ही उसको देना पड़ेगा, लेकिन फिर अगले दिन नहीं आएगा तो फिर उसे 250 रुपया देना पड़ेगा, तीसरे दिन नहीं आया तो 300 रुपए। इसका मतलब 50 हर बार बढ़ाते हुए चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कहता है 50 अधिक, यहाँ पर लिखा ना पहले दिन से जुर्माना 50 अधिक जा रहा है, तो ठेकेदार को जुर्माने के लिए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन तक विलंब करता है। 30 दिन तक अगर वो नहीं गया तो उसे अब कितना रुपया देना पड़ेगा, अर्थात हमें ये बताना है कि आखिर उसे कितना रुपया भरना पड़ेगा जुर्माना के तौर पर, अर्थात योग निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा था कि अगर वो पहले दिन नहीं जाता तो पहले दिन उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपए, 200 रुपए। दूसरे दिन नहीं जाता तो 50 रुपए बढ़ जाता है, 250 रुपए। अगले दिन नहीं जाएगा 300 रुपए, डाट 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 डाट। अब वो कितने दिन नहीं गए हमें यही नहीं पता, लेकिन वो दिया है n बराबर 30 दिन, तो हमें यहाँ से a मिल जाएगा कि 200 है, और हमें d मिल जाएगा कि 50 बढ़ रहा है तो 50 होगा, और n दिया है 30 दिन तक। तो हमें निकालना क्या है, S30। तो Sn बराबर आप जानते हो कि n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है।
तो अब आपको फार्मूला के तौर पर एस कितने दिन का निकालना, 30 दिन नहीं गया तो 30 दिन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और 30/2 कर दो और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए हमारे पास दिया है 200 तो 200 रख दो और प्लस एन कितना है 30 तो 30 माइनस 1 इंटू डी दिया है हमारे पास 50। देखो मैंने सारा कुछ वैसे ही रख दिया। अब इसको काट दो तो ये 15 बार कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ब्रैकेट में आ जाएगा 400 और प्लस 1 घटाओगे तो 29 आएगा और 29 इंटू 50 का, ठीक है ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा 15 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 400 और प्लस 0 लगा दो ऐसे ही 5 9 45 होता है और 5 2 10 4 14 होता है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देते हैं तो S30 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 15 को ऐसे ही बाहर रहने दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो मतलब जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 800 तो 1000 और ये 850 इतना ही होगा ना, 400 है जोड़ दो 4 4 8 850 ठीक तो है। तो अगर 850 रुपए हो गया तो इनको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15 0 0 15 50 75 होता है 7 हासिल आया और 15 8 120 120 127 हो जाएगा और 12 हासिल आया 15 कम 15 और 12 कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 तो 27,750 चलो आंसर मिला लेते हैं, यस बिल्कुल सही है 27,750 रुपए उसे 30 दिन में। तो यहाँ पर ऐसे लिख देना इसको मत लगाओ तो यहाँ यार 30 बराबर इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख दोगे अतः 30 दिन में, यहाँ लिख देना अतः 30 दिन का जुर्माना 30 दिन का जुर्माना बराबर रुपए 27,700, ठीक है ना। सिंपल है ना, आसान है। देखो कितना आसान था, बस चीजों को आपको समझना है उसके बाद क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समृद्ध शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी अगर पहला वाला जितना पाया होगा, अगर पहला वाला 50 पाया है तो दूसरा वाला उससे 20 कम है यानी 30, फिर अगला वाला उससे 20 कम है तो 20, फिर अगला वाला उससे कम यानी 0, फिर -0, ऐसे पुरस्कार मिल रहा है। अब माइनस में पुरस्कार कैसे हो सकता है वो बात की बात है, लेकिन आपको बता रहा हूं फिर है ना कि 7 नगद पुरस्कार में से 700 की नगद, जिसमें कहता है प्रत्येक पुरस्कार है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम, यानी अगर एक को मिल गया मान को चलो 100 तो उसके आगे वाले को 20 कम मिलेगा यानी 80, फिर अगले वाले को उससे 20 कम यानी 60, फिर 40, ऐसे ही पुरस्कार मिल रहा है सबको। तो कहता है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। सारे पुरस्कार कितने के होंगे ये बताना है। तो स्कूल में 7 नगद पुरस्कार दिए गए, अब हमें यही नहीं पता है कि आखिर पहले वाले कितना मिला है, तो हम ये मान लेते हैं कि पहले वाले को जो मिला है पुरस्कार उसको A रुपए मिला है या B रुपए कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर हमारे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, यहाँ पर मानेंगे माना पहला पुरस्कार बराबर रुपए X, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, कह रहा था पहले वाले से ठीक 20 कम है तो रुपए X माइनस 20 मिलेगा, राइट। फिर अगला दूसरा बात तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा जो होगा तीसरा पुरस्कार जो मिला होगा वो उससे 20 कम यानी रुपए X माइनस 40, राइट। तीसरा बात चौथा पुरस्कार, तो चौथा पुरस्कार इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपए X माइनस 60। अगला क्या होगा पांचवा पुरस्कार भी निकाल लो यहाँ से, पांचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा अब उससे भी 20 कम तो यानी X माइनस 80 हो जाएगा। फिर अगला पुरस्कार छठा पुरस्कार कितने का बनेगा, छठा पुरस्कार आपका जो बनेगा वो रुपए X माइनस 20 और कम तो 100 हो जाएगा। और सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा, सातवां पुरस्कार आप चाहो तो नगद भी लगा देते क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, नगद पुरस्कार कितना हो जाएगा X माइनस 120, यही होगा।
हमने देखो ना 7 पुरस्कार मिले हैं, एक को एक्स, फिर 20, फिर 40, एक्स माइनस 50, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100, एक्स माइनस, इस तरह से हमारे पुरस्कार जो है चले जा रहे हैं एक्स माइनस 120 तक। ठीक है ना। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको, यस, प्रश्न आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये सीरीज में पहले वाले कितना रुपए मिला, तो पहले वाले को तो यक्स मिला, दूसरे वाले को यक्स माइनस 20, अगले वाले को कितना मिलेगा यक्स माइनस 40, अगले वाले को कितना मिला है यक्स माइनस 60, अगले वाले को क्या मिला है यक्स माइनस 80, और अगले वाले को क्या मिला है यक्स माइनस 100, और उसके बाद अगले वाले को क्या मिला है यक्स माइनस 120, यही मिला है। तो आप मुझे ये बता दो कि a बराबर कितना है। तो a बराबर यहाँ पे यक्स है, और d बराबर कितना मिलेगा, तो पहले बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दोगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, अर्थात -2। तो a पता, d पता, a पता, d पता, और n कितने टर्म है 7 टर्म है। तो a d और n पता है, a d n पता है। तो हमें इस प्रश्न में इसने ये कहा था कि जो जितने लोग हैं उनका सम दिया था कि 700 रुपए की धनराशि जो है रखी गई, अर्थात ये टोटल योग दिया हुआ है 700, अर्थात S7 बराबर हमारे पास दे दिया है 700। और हम क्या जानते हैं कि S7 का फार्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 700। ये दो उधर भेज दो, देखो 7 से ये कट जाएगा, 100 बचेगा, ये उधर जाएगा 200 हो जाएगा। तो 2 इंटू ए का वैल्यू हमको पता है कितना है, ए की वैल्यू तो यक्स है, तो ये 2x हो जाएगा, और प्लस n कितना है 7 था, तो यहाँ पर भी 7 रख दो, तो 7 माइनस 1 है ना, 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी हमारे पास है माइनस का 20, ये -20 होगा भैया, तो माइनस का यहाँ पर 20 रख दो, बराबर इधर कितना बचेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 200 हो जाएगा। देखा ना भाई, 2 को मैंने इधर भेज दिया, देखो 7 से 7 कटेगा 700, तो 100 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई में 200 हो जाएगा। 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स था, एक्स रख दिया, प्लस ये 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 इंटू डी निकला था 20। तो यहाँ से देखो 2x, यहाँ से 7 में से 1 गया 6 बचेगा ना, 6 जो नहीं 12, तो माइनस का 120 बराबर 200। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 200 में ये जुड़ जाएगा 120, तो यहाँ से 2x बराबर 320 हो जाएगा। 320 x बराबर कितना आ जाएगा 320 बटा 2, तो 2 एक कम 2, 16, 160, यानी x बराबर आ गया 160। x का वैल्यू पता हो गया। अब जैसे ही हमने x का वैल्यू निकाल लिया 160, तो इस प्रश्न में ये पूछा गया था सभी को कितना पुरस्कार मिलेगा। तो हमने क्या माना था, पहले वाले को माना था x, तो पहले वाले को 60 ही मिलेगा, दूसरे वाले 160 मिलेगा, दूसरे वाले कितना माना x माइनस 120, यानी पहले वाले से 20 कम, तो 160 था, तो 160 माइनस 20 करोगे कितना बनेगा, तो 140 बनेगा, है ना। फिर अगला वाले को 40 कम, तो 120 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 60 कम, 160 माइनस 60 करोगे तो 100 मिलेगा, फिर 20 कम इसको तो 80 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 60 मिलेगा, 160 माइनस 100 कर दोगे 60 ही तो बचेगा, और इसको 160 माइनस 120 करोगे तो 40 मिलेगा। इस तरह सबको, एक को 160, एक को 140, 120, 100, 80, 60, 40 सबके पुरस्कार हो गए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को करने का भरसक प्रयास किया जाए। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना। क्वेश्चन सारे आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। क्वेश्चन में अगर आप दिमाग लगा लिए ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, और क्वेश्चन में अगर आप दिमाग नहीं लगाए तो क्वेश्चन कठिन लगेगा ही। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भरसक तरीके से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, लाइफ मिली तो मुस्कुराते रहो जैसा मैं मुस्कुराता रहता। ठीक है ना। परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं, मार्क्स तो कम ज्यादा होता ही रहता है, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान मत जाने दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी जो इतना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इतना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इन सभी को कम करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूल में क्या हुआ, सभी ने ये सोचा क्या कि अंदर हो चाहे बाहर हर जगह में पेड़ लगाने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी
कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी ये जिस क्लास में जो बच्चा है, वो जिस क्लास में जो बच्चा है वो उतने ही पेड़ लगाएगा। लाइक अगर मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूं तो मैं 1 पेड़ लगाऊंगा। अगर आप कक्षा 2 में पढ़ते हो तो आप 2 पेड़ लगाओगे। मैं अगर 5 में पढ़ता हूं तो 5 पेड़ लगाना पड़ेगा। 10 में पढ़ता हूं तो 10 पेड़ लगाना पड़ेगा एक एक विद्यार्थी को। अगर कोई बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो एक विद्यार्थी एक ही पेड़ लगाएंगे उस क्लास में जितने भी होंगे। अगर कोई बच्चा कक्षा 10 का है तो एक विद्यार्थी 10 पेड़ लगाएगा। वो इस प्रश्न का कहने का मतलब है। आगे कहता है उदाहरण के लिए, उदाहरण दिया कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। आगे भी है क्या भैया इस प्रश्न में? इस प्रश्न में आगे भी दिया है। और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। कक्षा 12 तक कहने ना 12 तक के चलता रहेगा, क्योंकि 12 तक स्कूल होता है इसलिए कहता। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग। अच्छा, अनुभाग मतलब समझते हो? अनुभाग मतलब ये है बच्चों, अनुभाग मतलब होता है सेक्शन। SECTI वो है। जैसे तुम लोग स्कूल में चलता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी तरह से प्रत्येक अनुभाग में, यानी कोई कक्षा 1 में बच्चा है तो फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड ऐसे चल रहा है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इस तरह से। यानी कक्षा 1 के 3 क्लास चल रहे हैं। तो 3 क्लास चलने का मतलब ये हुआ कि अगर एक क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगा रहा है तो 3 क्लास में 3 1 कम 3, हर क्लास से बच्चे जो लगाए, यानी इस क्लास से टोटल 3 पेड़ लगेंगे एक बच्चे के द्वारा। भाई अगर इस क्लास में 3 क्लास चल रहे हैं, कक्षा 1 के 3 क्लास चल रहे हैं, तो एक क्लास से 1 पेड़ लगेगा, 2 क्लास से 2 पेड़ लगेंगे, 3 क्लास से 3 पेड़ लगेंगे। अर्थात ये कहने मतलब कि टोटल कक्षा 1 में 3 बच्चे हो गए। सारे क्लास को मिलाया जाए तो एक कक्षा से एक बच्चा, दूसरे क्लास से एक बच्चा, तीसरे क्लास से एक बच्चा, तो 3 बच्चे हुए। तो 3 बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे, अर्थात 3 पेड़ हो गए। इसी तरह से आगे क्या करना है, अगर 2 का बच्चा है तो 2 का बच्चा जो होगा वो भी क्या करेगा, 3 पेड़ तो लगाना ही है। 3 क्लास चल रहा है ना, सेक्शन 3 चल रहा है, याद है ना, 3 अनुभाग। तो 3 इंटू, और कक्षा 1 का बच्चा 2 पेड़ लगाता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा 4 का है तो 3 पेड़ तो उसे लगाना पड़ेगा, लेकिन कक्षा 1 4 में है तो इसलिए उसे 4 पेड़ लगाना पड़ेगा एक बार में। और 3 सेक्शन चलते 4 3 12, इस तरह से सीरीज चलती हुई जा रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कहता है विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हमें यह बताना है कि जो विद्यार्थी पेड़ लगाए हैं उनकी संख्या कितनी होगी, हमको ये बता देना है। तो इस स्कूल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, अर्थात हमें n निकालना है। क्या निकालना है? n = वाट। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, क्या आप लोग दिमाग लगा सकते हो इस प्रश्न को करने में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन मुझे लगा ये, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। पेड़ों की कुल संख्या, अर्थात हमें पेड़ों की संख्या निकालना है, अर्थात सम निकालना है कि कितने पेड़, 500 लगे कि 600 लगे कि 2000 लगे, ये सब बताना है। अर्थात एस निकालना है, या नहीं बल्कि एफ निकालना है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न के रिगार्डिंग चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कक्षा 1 का या कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3 चल रहे थे और एक ही बच्चा लगाया, क्योंकि अच्छा 1 में इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए पेड़? 3 लगेंगे। कितने पेड़ लगेंगे? 3, ठीक है, ओके। फिर कक्षा सेकेंड द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो 3 इंटू कक्षा सेकेंड में 2 पेड़ लगाए गए बच्चा, तो 3 दुनाई 6 पेड़ लगेंगे। फिर कक्षा अगला, फिर से कक्षा थर्ड के द्वारा लगाए गए बच्चों की संख्या, तो 3 पेड़ लगाएगा, 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, 7 का 9। इसी तरह से आपको सबको लिखना है, ऐसे नहीं लिखना बार बार, बस ऐसे लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूँ। कक्षा 12 के द्वारा, तो 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो 3 इंटू कक्षा 12 वाला एक पेड़ 12 लगाएगा, यानी 36 पेड़ लगेंगे, ठीक है ना। तो आप कहने का मतलब ये हुआ, इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो पहला बच्चा 3 लगाया, फिर 6 लगाया, फिर 9 लगाया, 3 6 3 को 9, 3 चौके 12, 3 5 15, डाट 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 कहाँ तक जाएगी सीरीज? 36 तक जाएगी। ये मिल गई हमको सीरीज। तो हमें यहाँ पर निकालना है एस एन। तो बात ये आती है कि एन कितना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि एन कितना होगा। क्या एन निकाल सकते हैं? एन वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती इसमें, क्योंकि हमें पता है कि ए तो हमें पता है कि 3 है, और डी भी पता है कि कितना, 6 में 3 गया 3, 9 में 3 6 गया 3, अर्थात टी आएगा। और उसके बाद एल भी पता है, अंतिम पद 36। तो हमें निकालना है एस सम निकालना है। तो सम बराबर क्या होता है? n/2
n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल लगा दो। अब बात आती है n कितना होगा, तो क्या हम n निकाल सकते हैं? तो इसमें कि हमें निकालना पड़ेगा पहले n कितना है, n कितना है? अरे मेरे हिसाब से तो 12 ही होगा ना, क्योंकि इनके बीच 12 ही संख्याएं होंगी ना भाई, 12 ही तो क्लास थे ना। तो खैर n हम निकाल लेते हैं। तो n बराबर हमको पता है ना कि l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो l हमारे पास 36 दिया है, a दिया है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा, d दिया है हमारे पास 3, ठीक है। तो 36 इधर आएगा तो घटाएंगे 33 हो जाएगा, और 33 और ये बटा में 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, बचेगा इधर n माइनस 1, काट दो कितना हो गया 11, तो 11 और प्लस का 1 बराबर n, अर्थात 12 बराबर n। तो निकल आया, निकालने की जरूरत ही नहीं थी भाई, क्योंकि 1 से लेकर के 12 तक ही तो स्कूल है, तो टोटल 12 ही तो हो जाएंगे ना, संख्याएं 12 ही बार तो जाएंगी। तो n की वैल्यू जाहिर सी बात है, जब कक्षा 1 से लेकर 12 तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक क्लास में कुल 12 ही तो नंबर हुए, तो n बराबर तो 12 ही होगा। तो यहाँ पर रख दो, तो s12 बराबर 12/2 ब्रैकेट में a दिया है हमारे पास 3 और प्लस l दिया है 36, ठीक है ना। इसके आगे का प्रोसेस 2 1 कम 2 छंगे 12 हो जाएगा, 33 6 3 9 39, तो कितना हो जाएगा 6 गुणते 39, तो कितना हो जाएगा 6 9 का 54 होता है, और 6 3 18 19 20 21 22 23, कितना हो गया 234, कितना हुआ 234। और इस प्रश्न का यही सही उत्तर होगा, इस प्रश्न में 234 जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो 234 आंसर आया, यानी कुछ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो बच्चों ने पेड़ लगाए थे वो टोटल 234 पेड़ लगा डाले। क्या बात है ना। आसान क्वेश्चन, आसान थोड़ा सा मतलब कि दिमाग की क्वेश्चन है, बस हो गया, दिमाग लगाओ आंसर पाओ, खड़े खड़े मुस्काओ भैया, खड़े खड़े मुस्काओ। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आप ये कह रहा है, ये फिगर आपके पास दिया हुआ है, कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए ये ए है, यहां से बारी बारी से ए और बी को लेते हुए, ए और बी को लेते हुए, ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, तो 0.5 त्रिज्या थी, ये खींच दिया, अर्धवृत्त खींचा है ना। फिर कहता है 1 सेंटीमीटर, अब यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर लेते हुए फिर से इसने ऐसे खींचा, राइट। उसके बाद इसने फिर ये कहा, इसके बाद फिर आगे इसने कहा फिर 2 सेंटीमीटर, फिर इसी तरह से लेते हुए इसमें खींचा, अर्धवृत्त खींच रहा। अब अगला जो खींचा इसने 2 सेंटीमीटर लेकर ऐसे खींच दिया, फिर 2 पॉइंट, फिर अगला जो खींचा वो फिर से 2.5 लेकर खींच दिया ऐसे। तो इस तरह से ये खींचते हुए चला जा रहा है, और आगे भी ये सीरीज ऐसे ही बढ़ती जा रही है, आगे भी ये सीरीज ऐसे ही बढ़ती हुए जा रही है। ओके, तो फिर कहता है आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों में से इनमें सर्पिल की कुल संख्या, कुल लंबाई बताइए। इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी ये बताना है, यानी हर बार देखो इतना बढ़ा फिर इतना बढ़ा फिर इतना बढ़ा, अर्थात ये सर्पिल जा रहा है इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह, ये टोटल कितना लंबा है इसकी लंबाई बताना है आपको। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली जरूरत है। और यहाँ पर दिया है पाई बराबर 22/7, पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, कहाँ गया क्वेश्चन, ये कहता है ए बी ए अर्धवृत्तों की लंबाई है L1 L2 L2 दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलो तो देखो इस फिगर को करने से लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पाई बराबर 22/7 होता और यल जो है वो परिधि है और अर्धवृत्त जा रहा है। तो आपको ध्यान से देखना है इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखेंगे परिधि, परिधि क्या है अर्ध परिधि, यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिधि, क्या लिखेंगे अर्ध परिधि, अर्ध परिधि बराबर L है और L बराबर क्या हो जाएगा अर्धा 2πr/2, अर्थात पाई से काट दो पाई आ रहा, ठीक है ना। अब हमें निकालना है L1, क्योंकि पहले जो है L1 है, तो L1 मतलब क्या होगा पाई इंटू L1 कितना था 0.5, R मतलब 0.5 ये हो गया। अगर मुझे L2 निकालना होता तो L2 बराबर फिर से पाई इंटू R, इस बार 1 है तो 1 रख देंगे, और L3 निकालना है तो पाई इंटू इस बार फिर से 1.5 हो गई। फिर L3 जब 4 निकालोगे तो पाई इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना पहले R कितना है, R पहले 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5, फिर 2 है, इस तरह से जाती हुई चली जा रही है, ठीक है ना। और कितने
L13, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 13 क्रमागत यानी लास्ट वाली जो होगी L13 होगी, और L13 कितना हो जाएगा पाई इंटू, अब एक बार में 0.5 जा रहा है तो 13 बार में 13 × 5 = 65 यानी 6.5 हो जाएगा। भाई एक बार में 0.5 है तो 13 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 में, 13 × 5 = 65, एक नंबर इस वैल्यू पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि आपके पास जो सीरीज जा रही है वो L1 + L2 + L3 प्लस, यानी L हमें निकालना है अगर, तो L बराबर L1 + L2 + L3 + L4 डॉट 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 L13 तक निकालना है। तो आपके पास ये सीरीज जो आई L आपको पता हो गया कितना, पाई और ब्रैकेट में पाई इंटू 0.5, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद प्लस अगला है पाई इंटू L2 कितना है पाई इंटू 1, फिर अगला L3 पाई इंटू 1.5, फिर प्लस डॉट 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 L13 हमने निकाला है पाई इंटू 6.5, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, पूरे से पाई हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से 0.5 प्लस यहाँ से 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट 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 यहाँ से 6.5, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं करना आपको क्या करना है, इसको इसका वैल्यू निकाल लो, पाई का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। हमें यही तो करना है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में हमको यही करना है और इस प्रश्न का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में देखो आपके पास आपको दिखेगा a = 0.5 दिख गया, और आपके पास d मिलेगा तो d कितना होगा, जाहिर सी बात है 0.5 ही बढ़ रहा है तो 0.5 हो जाएगा। और इसके बाद l भी हमें पता है, ये l क्या है, लास्ट अंतिम टर्म मतलब कि 6.5 है, और ये l क्या है, कुल लंबाई है, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है ना। अब आइए इसको निकालते हैं, तो हम लगा देते हैं s, तो s कितने टर्म है 13 है, तो s 13 बराबर क्या हो जाएगा 13/2, और ब्रैकेट में a + l, तो a कितना है 0.5 प्लस l कितना है 6.5, इसको सॉल्व कर दो तो 13/2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 बचेगा, अर्थात 9391/2। ये तो वैल्यू आ गई कितने की, सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी इसकी, और ये पाई/7 पहले था, यहाँ पर फिर से लिख दो कुल लंबाई, क्या लिख दो, कुल लंबाई बराबर क्या होगा, पाई इंटू ये जो वैल्यू आई थी 91/2, पाई की वैल्यू उसने कहा था कि 22/7 रखो, तो 22/7 रख दो इंटू 91/2 कर दो, तो 2 से इसको काट दो 11 बार, और ये 7 से कट जाएगा 13 बार, और 13 एक कम 13 होता है, 13 एक कम 13 एक 14, यानी 143 सेंटीमीटर उसकी जो है टोटल लंबाई हो जाएगी। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि हियर इज प्रॉब्लम आपको इस प्रश्न में कहां पर हुई, क्या 143 आंसर आया। ये क्वेश्चन में कह रहा था कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है, और वो इसलिए उसने कहा था क्योंकि यहाँ पर देखो कट रहा था, ये यहाँ पर कट रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा किया गया है, अगर नहीं कटता तो इस चीज को ऐसा नहीं करते। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको इस प्रश्न में दिक्कत कहाँ पर हुई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताइए, वरना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें, बताइए, मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी तेरा नाम बन सकता है, मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी तेरा नाम बन सकता है, और अगर दिल में लगी हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कुछ करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे, तो कुल लंबाई कितनी हो गई 143। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 200 लठ काठ, यहाँ पर देखो ये काठ है, ये क्या दिया हुआ है, लठ मतलब काठ होता है, काठ मतलब लकड़ी होता है। ऐ मोरे काठ की मत, नहीं सुने हो, ऐ मोरे काठ की मथानी, ना मोरे देवरानी ना जेठानी, मस्कों की ना मस्को, ठीक है ना। चलिए आइए आते हैं आगे। आओ देखो 200 लठ है, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है जैसा कि आपको दिखाया गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इसमें सबसे नीचे जो है इसमें 20 हैं, फिर कहता है उसके ऊपर 19 हैं, उसके ऊपर वाले में 19 है, गिनने न बैठ जाना वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 है। फिर कहता है उसके ऊपर वाले में 18 है, उसके ऊपर वाले में 18 है, इसी तरह से ऊपर वाले में 17, फिर 16, फिर 15, इस तरह से ये जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, फिर कह रहा है ये 20 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में
कितने लठ हैं, यानी सबसे ऊपर जो पंक्ति होगी उसमें कितने लठ होंगे ये भी आपको बताना है। तो कोई बात नहीं, अर्थात हमें सबसे ऊपर जो पंक्ति होगी उसमें कितने लठ हैं ये भी बताना है और कितनी पंक्तियों में रखे हैं अर्थात यान भी बताना है, ठीक है ना। तो आसान है, बस जब n पता हो जाएगा तो हम पता कर लेंगे ना, उसमें n जो होगा वही होता। अगर n 16 आया तो यानी कि a16 निकाल लो, काम खत्म, तो हमें पता चल जाएगा कितने उसमें रखे हुए हैं। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो देखो 19 नंबर की सीरीज अगर देखते हैं, अगर हम 19 नंबर की सीरीज की बात करते हैं तो पहले तो 20 हैं, फिर 19 हो जा रहे हैं, फिर 18 हो जा रहे हैं, फिर 17 हो जा रहे हैं, फिर 16 हो जा रहे हैं, डाट डाट डाट, ये सीरीज ऐसे ही चलती चली जा रही है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुझे a बराबर बता दो आप कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी 20 होगा। और d में पूछो तो आप कहोगे सर जी बाद वाले से पहले वाले को माइनस ना कर दीजिए, तो 20 घटा दो तो आपके पास आ जाएगा माइनस। तो a पता और d पता, बस a और d ही पता है। और 200 दिया था हमारे पास, क्वेश्चन में क्या था ना कि 200 कितने, 200 लठ कितने में आएगा, अर्थात हमारे पास s दिया हुआ है 200, s दिया है 200, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या, n की वैल्यू चाहिए। तो जब s दिया है तो आप s बराबर फार्मूला लगा दो। s बराबर आप जानते हो कि n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 तो d। s हम रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है 200, तो मैंने ये 200 रख दिया बराबर n तो हमें निकालना ही है, ब्रैकेट में 2 इंटू a हमें पता है 20 प्लस n हमारे पास नहीं पता इंटू d दिया है हमारे पास कितना, d दिया है माइनस का। ओके, अब ये दो को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 400 हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास n, ब्रैकेट में 20 दुनाई 40 होता है, प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई करवा दो तो माइनस का n हो जाएगा ना, माइनस का n, और इसके साथ होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो ये n ब्रैकेट में 41 प्लस नहीं बल्कि माइनस का n बचेगा, और इधर आपके पास 400। अब ये 400 बराबर आपके पास हो जाएगा, ये कितना होगा 41 n हो जाएगा और माइनस का n स्क्वायर। अब हम इन दोनों को उधर ले चलते हैं, नहीं इन दोनों को इधर लाते हैं, तो n स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आएगा बताओ, n स्क्वायर को हम इस पक्षांत में लाते हैं तो n स्क्वायर प्लस में आएगा, तो n स्क्वायर, और ये इसको इधर मिलाएंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा, और साथ में ये 400 तो इधर ही था तो प्लस का 400 ही रहेगा बराबर 0। अब इसके आगे का प्रोसेस ध्यान से देखो, n स्क्वायर और 400 के ऐसे दो खंड करो कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 400 है, प्लस करने पर 4 नहीं है 41 है, 41 आए, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि सर जी इसको माइनस का 25 n लिख दो और इसको माइनस का 16 n लिख दो और ये प्लस का 400 हो जाएगा। इन दोनों से आपको दिख रहा होगा कि n कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n माइनस 25, और यहाँ से माइनस का 16 कॉमन ले लो तो n माइनस 25 बचेगा। इन दोनों से n माइनस 25 फिर से कॉमन हो जाएगा और बचेगा आपके पास 16। अब बात आती है यदि हम n माइनस 25 बराबर 0 करते हैं तो n बराबर तो 25 आ जाएगा, और यदि हम n माइनस 16 बराबर 0 करते हैं तो n बराबर 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर दो मान आ गए, n बराबर 25 और n बराबर 16, तो अभी n और 25 को देखकर आप अंतर का अंदाजा नहीं लगाओगे, यहाँ पर इन दोनों को देखकर अंदाजा नहीं लगाओगे, अभी आपको इस प्रश्न में गलतियां भी कर सकते हो। अभी उसने पूछा था कि पंक्ति में कितनी संख्या होगी, पंक्ति जो है पंक्ति में कितने, पहला प्रश्न उसने पूछा था कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी ना, कितनी पंक्तियां था तो n निकालना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ होंगे ये भी बताना है। तो पहली बात तो हमें पंक्ति निकालना है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आती है कि आखिर पंक्ति जो होगी वो कितनी होगी। तो पंक्ति पता करने के लिए आपको एक चीज निकालना पड़ेगा, क्या कि अगर आप n बराबर 25 ले रहे हो तो आपको an निकालना है, तो an बराबर क्या होगा, अर्थात a25 निकालना है, a25, तो a25 मतलब क्या होगा a प्लस 24d, तो a दिया है हमारे पास कितना, a दिया था ना हमारे पास 20, देखो 20 था, यहाँ पर मैंने 20 रख दिया, और प्लस 24 इंटू डी निकाल लो, तो डी कितना हुआ, डी हमारे पास दिया था माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 और ये माइनस का 24, घटाओगे तो क्या आएगा -4। अब बताओ जब -4 आया तो जो a बराबर 25 जो आया उसकी संख्या कितनी हो गई, -4। तो क्या -4 हो सकता है क्या, किसी भी संख्या में
10वां पद 11वां पद तो हो जाता है, इतना होता है, लेकिन यहाँ पर संख्याओं की बात की जा रही है, तो उसमें बताओ क्या जो उसके सबसे ऊपर जो हमारा बनेगा उसमें क्या चार जो है उसमें लठ हो सकते हैं क्या? तो 4 लठ नहीं हो सकते, सॉरी -4 नहीं हो सकता, क्योंकि लठ की संख्या चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अपने आप में वो एक प्लस में संख्या होनी चाहिए, एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये माइनस में है, इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। ये क्या है? गलत है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर ये प्लस में नहीं आना चाहिए था, मतलब कि प्लस में आना चाहिए था। इस वजह से हम क्या करेंगे, अब n बराबर 16 लेके देखते हैं, तो a16 निकाल दो, a16 मतलब a प्लस 15d, ये होगा। तो a बराबर तो आपके पास है 20, और 20 माइनस 15 इंटू -1 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 15 बराबर 5। तो देखिए ये प्लस में है, तो ये वाला तो आपके पास हो जाएगा अमान्य। ये क्या है? अमान्य। लेकिन ये वाला आपका मान्य है, तो a की संख्या आ गई n बराबर 16, यानी पंक्तियों की संख्या 16 है, और सबसे ऊपर जो पंक्ति 16 है उसमें सबसे ऊपर कितने हैं? 15 जो है, 5 जो है हमारे में लठ की संख्या हो जाएगी। तो इसमें लिख देना कि पंक्तियों की संख्या, यहाँ पर लिख देना पंक्तियों की संख्या बराबर 16, और लठ सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपर लठ की संख्या या लट्ठों की संख्या बराबर 5। ठीक है ना? तो 16 पंक्तियां हैं टोटल, जो नीचे से ऊपर जाने में 16 पंक्तियां मिलेंगी, जिसमें से ये जो 5 आया है सबसे ऊपर वाले में 5 जो है उसमें लट्ठों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसमें एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा इस प्रश्न के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप लोग अपने से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन बचा हुआ है, करना नहीं आएगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है ना? तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी आपसे मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।